दोस्तों मैं हूं आरजे आर्यन। आप मुझे सुनते हैं टॉप एफएम पे 4 से 8 बस आपके साथ। वैसे आपको बताऊं कि सर्दियां जो हैं जा चुकी हैं, गर्मियां आ चुकी हैं, लेकिन गर्मियों से पहले बरसातें शुरू होने वाली हैं और बदलते मौसम के साथ बहुत सारे लोग जो हैं बीमार पड़ रहे हैं। और इन बीमारियों के सिलसिले में आपको बताऊं कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत सारे लोग जो हैं हर साल संक्रमित हो जाते हैं। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड मलेरिया डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि आज मेरे शो में इस विषय पे खास बातचीत करने के लिए स्टेट मलेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर हरजीत राय सर सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला ताकि हमारी ऑडियंस को आप इसके बारे में और जानकारी दे पाएं। वैसे तो सबको पता है सर कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। देखिए, जो मलेरिया है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप का मच्छर है, एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस जब वो काटता है तो उससे जो मलेरिया होता है। ऐसे मैं आपको बताऊंगा मच्छरों के कई प्रकार है, जैसे क्यूलेक्स है, एनोफिलिस है, एडीज है। तो मलेरिया का जो है वो जो प्रकोप है वो सिर्फ एनोफिलिस के फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है। क्यूलेक्स मच्छर आजकल बहुत ज्यादा आप देख रहे होंगे कि मच्छर बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन क्यूलेक्स का इतना है कि वो सिर्फ एक न्यूसेंस वैल्यू है, बट बीमारी नहीं करता है। लेकिन तीसरा जो खतरनाक मच्छर है वो एडिस एजिप्टाई जो डेंगू करता है। सर, जैसे किसी पेशेंट को मच्छर ने काट लिया, उसको मलेरिया हो गया, तो कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम्स रहेंगे पेशेंट में? देखिए, इसमें क्या होता है कि जब मलेरिया का जो सिम्टम्स हैं, पहले तो अगर कोई मलेरिया ग्रस्त जो है मॉस्किटो जो है फीमेल एनोफिलिस काटेगी तो उसमें पेशेंट को जब 12 से 14 दिन के मच्छर के काटने के बाद सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं और उसमें तेज बुखार होता है, ठंड लगती है, कंपकपी होती है, शरीर में दर्दें होती हैं, जॉइंट पेन्स होती है। तो ये लगभग जैसे वायरल डिजीजेज में होता है, सारे सिम्टम्स इसके एकदम वैसे ही होते हैं। लेकिन क्योंकि अभी जैसे गर्मियां स्टार्ट है और मॉस्किटो का है, तो जो फिजिशियन है वो अपने आप उसको एक सस्पेक्ट करता है कि ये मलेरिया हो सकता है। तो उसके बाद हम लोग इसकी मलेरिया की जांच करवाते हैं, खून की जांच, जिसमें ब्लड स्लाइड बनाते हैं। और आजकल रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्टिंग किट्स आ गई हैं जिससे जो है जांच कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को मलेरिया है या नहीं। सर, जैसे आपने अभी बताया कि डॉक्टर की जांच के बाद पेशेंट को पता चल जाता है कि मलेरिया हो गया। किसी पेशेंट को मलेरिया इनकेस हो गया तो रिकवर करने में सर कितना टाइम लगता है? देखिए, इसमें मलेरिया का जो है, इसमें आपको बताऊंगा 2 टाइप्स से होते हैं मलेरिया। एक तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है और दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। जो वाइवेक्स है इसका कोर्स बड़ा सिंपल है, ये सिंपल दवाई जो क्लोरोक्विन वगैरह उससे ठीक हो जाता है। लेकिन फैल्सीपैरम जो है वो खतरनाक है। फैल्सीपैरम जो है वो कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, बॉडी में सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है, हेमरेजिक फीवर हो सकता है। तो ये वाली कॉम्प्लिकेशंस उन मलेरिया में होते हैं। लेकिन अदरवाइज जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो आम मलेरिया होता है उसमें 7 से 10 दिन रिकवर होने में लगते हैं। सर, डॉक्टर इसमें मेडिसिन के अलावा कुछ और भी सजेस्ट करता है कि पेशेंट्स को क्या डाइट लेनी चाहिए? देखिए, मलेरिया में बेसिकली क्या है कि ये मलेरियल पैरासाइट जो एक वायरस है जो ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, लिवर में बैठता है और बॉडी का इम्यून सिस्टम को वीक करता है। और उसके लिए जो है जनरल जो हेल्दी पेशेंट्स हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट कोमॉर्बिड पेशेंट्स हो गए या जो छोटे बच्चे जिनमें इम्यूनिटी कम होती है तो उनमें खतरा रहता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमें मलेरिया से डरने की कोई खास जरूरत नहीं, क्योंकि जो मलेरिया के आंकड़े हैं जो पहले थे, क्योंकि मलेरिया प्रोग्राम तो 1953 से चल रहा है और अभी 2007 से हमने जो वर्ल्ड हेल्थ मलेरिया डे मनाना स्टार्ट किया, क्योंकि काफी कंट्रीज ने मिलकर इसका मलेरिया के साथ फाइट कर रहे हैं। मलेरिया डे का मेन मकसद ये है कि आज के दिन हम लोग सभी लोगों को जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो इनोवेट कर रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन लोगों को जागरूक कराएं कि आज मलेरिया के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स रहे हैं। तो आज मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि जो वर्ल्ड मलेरिया डे हम लोग 2023 का मना रहे हैं, इसका जो थीम है तो उसमें है लेट अस टेक मलेरिया टू जीरो, कि हमने मलेरिया को बिल्कुल खत्म करना है। और जो हमारे एसडीजी गोल्स हैं उसके तहत भी हमने जो कसम ले रखी है कि 2030 तक हमने बिल्कुल ही मलेरिया को खत्म करना है, क्योंकि मलेरिया एक ऐसी चीज है जो प्रिवेंटेबल डिजीज है, जो जिसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर मच्छरों को पे कंट्रोल कर लेंगे, अपने आप को मच्छरों से बचा लेंगे और टाइमली टेस्ट कर लेंगे, ट्रीट कर लेंगे, तो हमारी कोई भी जो जान किसी की भी नहीं जा सकती है। तो इसलिए इसको हमारी जो मुहिम है कि हमने मलेरिया को खत्म करना है ताकि मलेरिया से कोई भी डेथ ना हो, 0 डेथ हो मलेरिया। सर, जैसे मैं इंडिया की बात करूं, जैसे WHO का एक टारगेट है ट्यूबरक्लोसिस के लिए कि 2030 तक हम दुनिया से टीबी मुक्त करेंगे, लेकिन इंडिया का टारगेट है कि इंडिया 2025 तक इंडिया को टीबी मुक्त बनाने वाली है। एक सर्वे के अकॉर्डिंगली मेरे को ये पता चला, एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कि 2021 में वर्ल्ड की 247 मिलियन पॉपुलेशन को जो था मलेरिया हो गया था और 2010 के बाद ये आंकड़े बढ़ते गए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दुनिया के मुकाबले इंडिया कितना आगे चल रहा है इसमें? मैं आपको बताऊंगा कि जो लेटेस्ट हमारे रिपोर्ट्स है उसमें ऑलमोस्ट 40 से 45 हजार लोग जो हैं वो इसमें ग्रसित होते हैं मलेरिया से। लेकिन मैं अपने जम्मू JNK की बात करूंगा। JNK में मैं
आपको 2017 के बाद के आंकड़े बताता हूँ कि 2017 में हमारे पास टोटल 226 केसेस हुए थे, 18 में हमारे पास सिर्फ 168 केसेस हुए थे और 2021 में घट के वो 31 केसेस आ गए। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पे जे.एंड.के स्टेट है उसमें मलेरिया का जो, जिसको मलेरिया को नापते हैं API बोलते हैं हम लोग, एनुअल पैरासाइट इंडेक्स, वो हमारी लेस देन 0.01 है। तो इसलिए यहाँ पे हमें मलेरिया का कोई इतना इश्यू नहीं है। बट यहाँ पे हमारा इश्यू है डेंगू का। तो मैं मलेरिया डे पे आज इसका फायदा लेते हुए मैं ये लोगों को बोलूँगा कि आपको जो है मच्छरों को पनपने से रोकना है और उसके लिए आपको अपने घर या आसपास में पानी को जमा नहीं होने देना है। पानी जमा होने से ही जो है मलेरिया के मच्छर और डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं। तमाम पानी के बर्तन और कूलर जो है उनको आपने हफ्ते में एक बार जरूर साफ रखना है, ढक के रखना है। हफ्ते में एक बार कूलर, ड्रम, गमले हो गए, आपके फूलदान हो गए, पक्षियों के लिए जो पानी के ऊपर बर्तन रखते हैं तो उनको एक बार हफ्ते में जरूर सुखाना है ताकि जो इसका मॉस्किटो का लार्वा है वो खत्म हो जाए। सर जैसे आपने बताया कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि मच्छर ना पनपे, लेकिन मुझे ये याद है कि बहुत टाइम पहले केरोसिन का छिड़काव होता था, लेकिन अब केरोसिन जो है ना अवेलेबल थोड़ा कम हो रहा था, उसकी जगह पे हम कुछ और छिड़क सकते हैं ताकि मच्छर ना पनपे। देखिए, मच्छरों को खत्म करने के लिए जो साइंस की टेक्निक्स हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा, इसमें दो मेथड्स आते हैं। एक को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स, दूसरा बोलते हैं केमिकल मेथड्स। तो बायोलॉजिकल मेथड्स में हमारे पास एक गैम्बूजिया फिश है, ये एक मछली होती है, स्पेशल टाइप की मछली है, छोटी सी मछली होती है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि जो मच्छर का लार्वा है वो उसको खत्म कर देती है। जिस भी तालाब में आप डालेंगे उसको खत्म कर देगी। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मलेरिया डिपार्टमेंट जो है हमारा स्टेट का, हर जितने भी गांव में तालाब हैं, शहरों में तालाब हैं, तो उसमें जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं जो मलेरिया का काम करते हैं वो इन दिनों, आज जैसे मार्च अप्रैल का सीजन आता है तो मार्च अप्रैल में हम लोग उसके ब्रीडिंग साइट्स वहां से लेके वो वाली फिश डाल देते हैं, गैम्बूजिया फिश, तो उससे काफी ठीक हो जाता है। दूसरा, मच्छरों को जो है लार्विसाइड्स हैं, जो केमिकल लार्विसाइड्स हैं, उसमें हमारी मेलाथियन आ गई, पायरिथ्रम आ गई, तो वो उसका छिड़काव करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, जो केरोसिन है वो बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि मच्छर जो है लार्वा जो मरता है, इसमें लार्वा को कोई पॉइजन नहीं होता, सिर्फ लार्वा को हमने ऑक्सीजन से डिप्राइव करना है। तो जैसे ही केरोसिन हम लोग किसी स्टैग्नेंट वाटर में जो बड़ा तालाब है या कहीं पे डाल देते हैं तो वो बिल्कुल फैल जाता है। तो उससे क्या होता है कि लार्वा जो है ऊपर, जो सरफेस टेंशन उसकी पानी की कम हो जाती है, तो लार्वा अपना वो मुंह निकाल के बाहर ऑक्सीजन नहीं ले सकता, तो वो नीचे रहता है, इसी कारण उसकी डेथ हो जाती है। सिमिलरली जो बाकी जो हमारे केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनका भी यही रोल है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट पॉइजन भी करते हैं, इनको सिर्फ इन्हीं को इफेक्ट करते हैं और किसी जो जीव जंतु बाकी तालाब में होते हैं उनको इफेक्ट नहीं करते। स्पेसिफिकली वो इसी मच्छर के ही लार्वा को टारगेट करते हैं। सर एक और सवाल मेरा आपसे ये होगा कि मलेरिया के अलावा, मलेरिया हो जाने के बाद और कौन कौन सी डिजीज जो है पेशेंट को हो सकती है? मलेरिया के बाद मैंने कहा सिस्टमिक, अगर लिवर के ऊपर इफेक्ट करे, ब्लीडिंग हो जाएगी तो ब्लीडिंग इश्यू हो जाएगा, जो जनरल बाकी ऑर्गन्स फेलियर करेगा, तो अगर वो बहुत ही केसेस है। बट एक बात बताऊंगा मैं, आज से पहले काफी मलेरिया डेथ्स होती थी, लेकिन हमारी स्टेट में पिछले 9 साल से कोई भी मलेरिया डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है, क्योंकि अभी क्या है कि जैसे ही किसी को ये होता है तो उसी को टेस्ट हो जाता है और टेस्ट करने के बाद उसको इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल जाती है। तो और मेरी यही अनुरोध रहेगा कि कभी भी जैसे इस मौसम में किसी को बुखार हो रहा है तो अपनी जांच जरूर करवाएं और मलेरिया की जांच करवानी चाहिए। कोई भी बुखार जो है, पहले जो हमारा स्लोगन होता था कि हम ओपीडी में जैसे ही कोई पेशेंट आता था बुखार का, तो उसको हम लोग सबसे पहले ट्रीटमेंट मलेरिया के लिए देते थे। लेकिन अब क्योंकि एनुअल पैरासाइट इंडेक्स कम हो गई है, मलेरिया का इंसिडेंस कम हो गया, तो इसलिए अब हमारा जो वो वाला स्ट्रेटजी वो खत्म है। अब हम सिर्फ टेस्ट करते हैं, पहले टेस्ट करके अगर कोई पॉजिटिव केस आता है तो फिर हम उसको एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट देते हैं, अदरवाइज इसकी ट्रीटमेंट नहीं देते। सर कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप है कि मतलब इस एज ग्रुप को मलेरिया जो है ज्यादा टारगेट करता है? देखिए, मलेरिया जो है एक्टिव, जिसको बोलेंगे एक्टिव एडल्ट्स, जो बाहर घूम रहे हैं, जो काम पे जा रहे हैं, जो ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनको ज्यादा होता है। तो इसमें जो मेनली एडल्ट एज ग्रुप्स है, यंगर एडल्ट एज ग्रुप्स वो है, तो उनको ही ज्यादा इसमें मलेरिया के चांसेस होते हैं। सर बहुत सारी बीमारियां जब आती है ना तो उनकी एक वैक्सीन तैयार की जाती है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि मलेरिया के लिए भी कोई वैक्सीन तैयार की गई है? बिल्कुल आपने सही कहा कि मलेरिया की वैक्सीन के ऊपर बहुत देर से काम चल रहा है और कुछ कंट्रीज जो हैं, अफ्रीका जैसे कंट्रीज है, वहां पे ट्रायल्स भी हो चुके हैं, तो वहां पे इसकी वैक्सीन का स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जैसे मैंने कहा, इस बार का जो थीम हमारा है, लेट अस टेक मलेरिया टू जीरो, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मेन है कि हमें उसमें फंड्स जो है वो पंप करने पड़ेंगे इनोवेशन के लिए, और इनोवेशन जिसमें मैंने बताना चाहूंगा कि क्या क्या इनोवेशन हैं जो हमारी मलेरिया को खत्म कर सकती हैं। उसमें सबसे पहले तो इसका आ गया कि मलेरिया को जो है इसका वेक्टर को कंट्रोल करना है। तो वेक्टर कंट्रोल के लिए जैसे मैंने पहले बताया, फिजिकल मेथड्स हैं, बायोलॉजिकल मेथड्स हैं एंड केमिकल मेथड्स हैं। और उसके बाद
जैसे वैक्सीन डेवलप करनी है उसके लिए रिसर्च का काम है, तो इसमें सारी की सारी फंडिंग आती है। तो इसलिए इस बार WHO ने कहा कि सारे कंट्री को कि आप इसके ऊपर लग जाओ कि हमें इन्वेस्ट करना है, इनोवेट करना है, और उसके बाद जो इनोवेशंस होगी उनको हमने नीचे लेवल तक इम्प्लीमेंट करना है। जैसे अगर हमने इंसेक्टिसाइड्स या वो बना लिए हैं तो इंसेक्टिसाइड्स का जो स्प्रे है प्रॉपर तरीके का वो जिस एरिया में चाहिए वहां पे होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। वैसे ही जैसे मैं हमारे यहाँ पे JNK में हमारे जो वर्कर्स हैं आजकल की डेट में वो पूरे घर घर जाके ब्रीडिंग साइट्स चेक करते हैं कहीं पानी इकट्ठा तो नहीं है, अगर कहीं के उनको ब्रीडिंग साइट्स लार्वा मिलता है तो वो उसी टाइम पे वहां पे डिस्ट्रॉय करते हैं। तो मेन हमारा यही टारगेट है कि हमें मलेरिया मच्छर को पैदा नहीं होने दें ताकि उससे हम बच सकें। सर आपने इतनी सारी बातें बताई मलेरिया से जुड़ी, मैं चाहूंगा आप ये भी बता दें आपकी मलेरिया और डेंगू जो है मच्छर के काटने से होता है, तो दोनों के सिम्टम्स कितने डिफरेंट है? दोनों के सिम्टम्स में कोई ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, लेकिन डेंगू जो है वो खतरनाक है। मलेरिया का इसमें फर्क जो है मैंने बताया कि मलेरिया के लिए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, हमारे पास दवाई है, लेकिन डेंगू के लिए हमारे पास कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे पास कोई दवाई नहीं है, उसमें सिर्फ हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। इसलिए डेंगू जो है वो ज्यादा खतरनाक है मलेरिया से। तो उससे बचने के लिए भी सेम प्रिकॉशंस लेनी है? सेम प्रिकॉशन, क्योंकि जो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब मच्छर काटने से होते हैं, और इनके प्रिकॉशंस मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि जो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सभी जनता से आप अपने घर या आसपास में पानी को जमा न होने दें। पानी जमा होने से मलेरिया और डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं। तमाम पानी के बर्तन और टैंकियों को ढक कर रखें। हफ्ते में एक बार कूलर, ड्रमों, गमलों, फूलदानों और पक्षियों के प्यालों को पानी से खाली करें। बेकार पड़ी चीजें जैसे हमारे घर में पुराने टायर, टूटे हुए गमले या कुछ डिस्कार्डेड गुड्स होती हैं उनको ना रहने दें, कबाड़ हटा दें, और खासकर जिसमें पानी इकट्ठा है उसमें मच्छर पैदा होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन, अगर मच्छर हैं तो उसमें हमारा भी योगदान रहता है कि हम अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग पूरे जिस्म को पूरी तरह ढकने वाले वस्त्र ही पहने ताकि मच्छर ना काटे। अगर जिसम कोई मच्छर का आपके पास रेपेलेंट हैं, आपको मॉस्किटो नेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सारे तरीके जो हैं वो हमें मच्छर से बचा सकते हैं ताकि मलेरिया और डेंगू हमें ना हो। थैंक यू सो मच सर। तो वर्ल्ड मलेरिया डे पे हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज मेरे साथ थे स्टेट मलेरियोलॉजिस्ट डॉक्टर हरजीत राय सर। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और इतनी सारी बातें हमें बताई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।